शिवांगनी प्रसाद हमारे साथ हैं झांसी से, एक तो दर्शक। जी शिवांगनी, कहिए अपनी बात। सर, जैसे यूं तो भारत कई चुनौतियों से अभी लड़कर उभरते हुए आगे बढ़ रहा है, किंतु कोरोना की जो अभी 2 बड़ी लहरों के बाद भारत के सामने एक और बड़ी जैसे चुनौती आई है, तालिबान का अफगानिस्तान पे कब्जा करना। ठीक है, उसके बाद सबसे बड़ी चुनौती है कि चीन, तालिबान और पाकिस्तान जो तीनों के तीनों भारत को पूर्ण रूप से आतंकवाद के माध्यम से, मतलब आतंकवाद के माध्यम से और अन्य व्यापारों से, अन्य अवैध कार्यों से, अन्य अवैध चीजों से गिराने और भारत की अर्थव्यवस्था को गिराने का कार्य कर रहे हैं। उसका महत्वपूर्ण बिंदु एक निकल कर यही सामने आता है, जैसे कि जो डी कंपनी उभर कर जैसे सामने आई है टेरर मॉड्यूल के रूप में। और हमें समझना होगा कि चीन, तालिबान और पाकिस्तान ये तीनों भारत से अभी तक अलग अलग रूप में भारत के खिलाफ कार्य कर रहे हैं। यदि डी कंपनी इनके साथ जैसे काम कर रही है, और हमें समझ भी आ रहा है कि ठीक है, आप करें कि जो ये पूरा नेटवर्क है, इस नेटवर्क को समझना होगा, इस नेटवर्क से कैसे लड़ा जाए, इस नेटवर्क को कैसे तोड़ा जाए, इस मोर्चे पर काम करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया शिवांगनी, बेहद अहम बात आप यहां पर कह रही हैं। लेकिन मेरा सवाल फकर यूसुफजई आपसे, क्या आप इस बात को मानते हैं कि टेररिज्म के मोर्चे पर पाकिस्तान के सामने एक बड़ा सवाल है? सवाल क्रेडिबिलिटी पर है, साख पर सवाल है, भरोसे का संकट है, ट्रस्ट डेफिसिट है पूरी दुनिया में। आपकी बात सही है, लेकिन इसको अगर हम पूरी हिस्ट्री अगर इसकी हम देख लेते हैं तो मेरे ख्याल में हमारे सामने चीजें वाज़ेह हो जाएंगी। उसमें कुछ पाकिस्तान की जो पॉलिसी थी, फॉरेन पॉलिसी, उसकी गलतियां हैं। जब सोवियत यूनियन था, अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया, और वही फसल फिर मेरे ख्याल में 50 साल के बाद वो फसल खत्म नहीं हुआ, आज भी हम उसको काट रहे हैं। आपको पता ही है जो चीजें यहाँ पे हो रही है, वो एक्सट्रीमिज्म हो। 1975 से पहले का पाकिस्तान था, किस किस्म का था, लोग जो पहनते थे, जो खाते थे, जो करते थे, कोई किसी को नहीं पूछता था। लेकिन आफ्टर 75-79 पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा शिफ्ट आया। जनरल ज़िया के दौर से लेके फिर उसकी बची कुछ कसर जो है वो जनरल मुशर्रफ साहब ने पूरी कर ली, जो एज ए डिक्टेटर 9 साल उन्होंने हमारे ऊपर हुकूमत की। तो ये जो जितनी सारी पॉलिसीज है, ये अपनी कुर्सी को बचाने के लिए इनको किसी की भी कुर्बानी देनी पड़े, तो मेरे ख्याल में ये देते हैं। वो पाकिस्तानी नेशन ने, एज ए लेमैन मैं कहता हूं, एज ए जर्नलिस्ट मैं कहता हूं कि वो पाकिस्तानी कौम ने वो कुर्बानियां उनसे दिलवाई गई, दी नहीं, दिलवाई गई, क्योंकि उनको अपनी कुर्सी बचानी थी, उनको अपना जो कुर्सी थी, उसको अपनी हुकूमत थी, उसको प्रोलॉन्ग करना था। वो जनरल ज़िया इस्लाम का नाम इस्तेमाल करता रहा। 11 साल लोगों को कहते जी मैं इस्लामी निजाम लेके आऊंगा, और मैं 90 डेज के लिए आया। उसके बाद 11 साल तक बैठा, जब तक जिंदा था तो बैठा रहा, अगर वो मरता ना तो शायद वो बैठा रहता, वो सद्दाम हुसैन वगैरह और उसकी तरह। उसके बाद मुशर्रफ आया, उसने एक और नारा लगाया पाकिस्तानी कौम के सामने। असल मसला यह कि अगर हमारे यहाँ डेमोक्रेसी मजबूत हो जाए तो शायद इस तरह की चीजें खत्म हो जाएंगी। आप अब्बासी साहब से पूछ लें, लेकिन आपको नहीं पता कि अब्बासी साहब की क्या मजबूरियां हैं एज ए पॉलिटिशियन। इनको सर देखिए, इनको इजाजत नहीं है, इनको जो कंट्रोल किया जाता है अफसोस के साथ, वो हमारे पार्लियामेंट इस्लामाबाद से नहीं बल्कि रावलपिंडी से। जब आपका कंट्रोल वहां पे ना हो, इलेक्टेड नुमाइंदे हैं ये, मैं इनकी बड़ी कदर करता हूं, बड़ा इज्जत करता हूं मैं इनकी, लेकिन इन बेचारों की अपनी मजबूरियां। 342 यहाँ पे इस्लामाबाद के पार्लियामेंट में बैठे हुए, फिर हर प्रोविंशियल असेंबली में लोग बैठे हुए, लेकिन क्या करें वो जब उनको कहा जाता है कि आपने ये वाला काम करना है, वो कहते हैं यस सर। असल कहानी है, जब पावर शिफ्ट होगी इस्लामाबाद के अंदर, मेरे ख्याल में ये इस तरह की चीजें जो आपका गिला है, अफगानियों का गिला है, ईरानियों का गिला है, या किसी और कंट्री का, ये सारी चीजें खत्म होंगी। लेकिन तब तक नहीं हो सकती जब तक कंट्रोल रावलपिंडी में होगा। मेरे ख्याल में इससे ज्यादा बुरे हो सकते हैं। आरिफ अब्बासी साहब